हाय एवरीबॉडी और गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब तक हमने इसमें पार्ट 4 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज पार्ट 5 होना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स गो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो थ्रू आउट द सेशन हम इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जैसा हर बार की तरह होता है, ये जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। बट सम हाउ अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो अपने बेयर एक्ट से क्रॉस चेक कर सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इस सेशन में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट एंड रीजनिंग तक है, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है, पार्ट 4 में। तो आपका जो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट एंड रीजनिंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखा है इन्होंने, जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट के, क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है अंडर सेक्शन 30 वो वाइड बाय लॉ है, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, ठीक है। फर्दर रीजनिंग इन्होंने क्या दे रखा है, वेजरिंग एग्रीमेंट इज़ नॉट इलीगल। तो देखो, भले ही आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 में वाइड लिख रखा है, लेट मी शो यू। तो देखो सेक्शन 30 क्या है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर इज़ वाइड, है ना। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वाइड है, तो इसमें क्या है, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वाइड एंड नो शुड शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनी एलिस्ट टू बी वॉन any wager or interested to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। That means कि अगर आप कोई वेजरिंग एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, तो वो वाइड है और उसके लिए कोई भी सूट कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब आप जो वेजरिंग एग्रीमेंट में जीते हो तो उसके लिए आप कोई भी सूट कोर्ट ऑफ लॉ में दाखिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो है अंडर सेक्शन 30 वो वाइड होता है, बट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो इलीगल है, ठीक है। डैट मीन्स जो रीजन दे रखा है यहाँ पे ट्रू होगा। तो अब इसके रिगार्डिंग हम एक लैंडमार्क केस देख लेते हैं। देखो, लैंडमार्क केसेस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं हम इसे। तो देखो, अगर आप वेजरिंग एग्रीमेंट के रिगार्डिंग अगर एक केस देखें तो हमारा जो लैंडमार्क केस है वो क्या है, घेरूलाल प्रखर वर्सेस महादेव दास मैया का केस है, ठीक है। ये 1959 का केस है। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो एक वेजर, मतलब जो वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, बाय वेजर, वो वाइड है अंडर सेक्शन 30, बट इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ और इमोरल, है ना। भले ही आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो वाइड है अंडर सेक्शन 30, पर ये फॉरबिडन बाय लॉ या इमोरल नहीं है। तो आपने देखा होगा कि आप खेलते थे ड्रीम 11 और बहुत सारे ऐसे लाइक बेटिंग गेम्स जो कि क्या था यार, जो कि इलीगल नहीं था, ठीक है। बट अगर आप उसमें हार जाओ या जीत जाओ, जितने पे अगर आपको पैसे ना मिले तो वो सब, उसके लिए आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो देख लो भैया, ये सब जितने भी बेटिंग ऐप्स वगैरह है, आप उसमें भले ही पैसे जीत जाते हो, अगर आप उसमें रिकवरी नहीं हो पा रहा है पैसे, मतलब जो ऐप है वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 30 में। देखो फर्दर ऐसा क्यों होता है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो इमोरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनहेरेंटली मतलब बताया कि ये इलीगल है, ठीक है। इनहेरेंटली बताया इलीगल है, क्लियरली नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें मैच द कॉलम कराना है, तो बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से केस लॉ से निकल के आया है। तो देखो, जो जनरल लॉ पर है वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स में स्मोक बॉल से आया है, ठीक है। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है जनरल लॉ पर के रिगार्डिंग।
तो क्या है हमारा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल केस, ये 1893 का केस है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक कंपनी होती है जो कि ये एडवर्टीज करती है कि उसका सामान यूज करने से किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, है ना। अगर जिसको इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसमें जो मिस्टर कार्लिल है ना, वो इसका सामान यूज करते हैं कार्बोलिक स्मोक बाल का, और वो इल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने रूलिंग ये की है कि जो ऑफर इन्होंने बनाया था, है ना, वो पब्लिक एट लार्ज है। डैट मीन्स कि उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। डैट्स वाई ये कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला है कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस से आया है, ठीक है। ये 1966 का केस है। तो इसमें क्या हुआ था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट माना जाएगा जब वो एक्सेप्टेंस में आएगा, है ना। जब वहाँ से मान लो इन्होंने बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन इनको फ़ोन ऑन करके बोला तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इनको इनका एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया, डैट मीन्स कि वहीं पे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये बात थी इसमें मेंशन। अब देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सेप्टेंस गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ प्रपोजल। ये हमारा लालमन वर्सेस गौरी दत्त के केस से आया है, जो 1913 का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था, तो देखो जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है, ये इसमें क्या होता है कि एक सर्वेंट होता है जो अपने मालिक के नेफ्यू को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि जो इसके सर्वेंट के जो मालिक है उनका नेफ्यू खो जाता है, ठीक है। तो सर्वेंट ने एक रिवार्ड रखा होता है कि जो उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे वो रिवार्ड देंगे, ठीक है। तो उसका सर्वेंट जो है उसके नेफ्यू को ढूंढने निकल जाता है, तो बिना ये जाने कि जो मालिक है उन्होंने अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए कोई रिवार्ड रखा हुआ है, एंड नौकर इनके नेफ्यू को ढूंढ लेता है। बट उसको बाद में पता चलता है कि अरे मेरे मालिक ने तो इसके लिए रिवार्ड रखा था। तो फर्दर यहाँ पे कोर्ट की रूलिंग क्या आती है, तो रिवार्ड रखा था तो उसके लिए वो सू कर देता है ना, क्योंकि वो जो रिवार्ड है उस नौकर को, मतलब उस सर्वेंट को उसकी मालिक नहीं देते, ठीक है। तो इसके लिए वो सू करता है। तो इसमें जो कोर्ट है उसने क्या रूल किया, तो कोर्ट ने इस केस में मतलब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में ये रूल किया कि जो कम्युनिकेशन का जो एक्सेप्टेंस है वो माना नहीं जाएगा अगर आपको नॉलेज ना हो, है ना। आपको नॉलेज ना हो तो वो माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्वेंट है वो भले ही अपने मालिक के नेफ्यू को ढूंढ के लाता है, बट उसके पास मतलब उसको नॉलेज नहीं थी, है ना, कि उसके लिए कोई रिवार्ड रखा गया है, ठीक है। अब देखो अगला जो आपका है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये जो है हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस है, ठीक है। ये हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल में बैक्सेंडेल का कॉन्सेप्ट है। तो हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का जो केस है वो 1854 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, तो देखो इस केस में ये हुआ था कि ये जो लैंडमार्क केस है उसने इस्टेब्लिश किया है क्या, फंडामेंटल रूल फॉर असेसिंग द डैमेज अपॉन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मतलब हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल में फंडामेंटल रूल को इंसर्ट किया गया था, है ना, कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो फंडामेंटल रूल क्या होगा उसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कंपनसेशन पाने का। तो इसमें ये रूल करा गया कि जो पार्टी कैन ओनली रिकवर डैमेज दैट arise naturally or were reasonably contemplated by both parties at the time of contract was made, है ना। तो वो जो पार्टी है, ठीक है, तो उनको रीजनेबल मतलब वैसे 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 चीज़ों के डैमेजेस का कंपनसेशन मिलेगा जो रीजनेबल हो एंड जो नेचुरल हो, ठीक है।
तो ये हैडली वर्सेस बैक्सटेंडेल के केस में हुआ था। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अगर आप जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें पार्टी एग्री कर गई कि वो जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा था उसको ना दे के उसके बदले में कुछ और देगा, तो ऐसे टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 62 में मेंशन्ड है। ठीक है, सेक्शन 62 आप जब देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें आपको मिलेगा सेक्शन 62 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीशन एंड एल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 62 में दे रखा है ना, अदला बदली वाली चीज़ें। ठीक है, तो सेक्शन 62 में है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए है ना, ये इस बात पे एग्री कर जाए कि वो किसी और चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम नोवेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेंस अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनाल्टी ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीड पार्टी इज इंटाइटल फॉर कंपनसेशन। ठीक है, हमने अभी देखा कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हैडली वर्सेस बैक्सटेंडेल के केस में देखा। ठीक है, ये हमारा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये सेक्शन 74 में मेंशन्ड है। ठीक है, सेक्शन 74 क्या कहता है, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, ये बात मेंशन है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वही रीजनेबल अमाउंट मिलेगा बट नॉट मोर देन स्टिपुलेटेड अमाउंट। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पहले से ही ये तय है कि अगर तय है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करोगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तो उस दौरान अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हो तो आपका जितना भी रीजनेबल अमाउंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने को, उतना देना पड़ेगा, या फिर उतना अमाउंट देना पड़ेगा जितना इन्होंने पहले ही स्टिपुलेट कर लिया गया हो। तो ये बात सेक्शन 74 में मेंशन्ड है। तो देखो एक बार सेक्शन 74 देख लेते हैं। सेक्शन 74 क्या दे रखा है, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मतलब ऐसे कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें हमने पेनाल्टी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो आपको इतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जिसमें ऑलरेडी पहले ही डिसाइडेड है। तो ये वाला सेक्शन उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन इफ़ अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, है ना, पहले से ही मान लो सम मेंशन्ड उसमें कि कितना देना है, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled। मतलब अगर वो जो पार्टी है ना, वो कंप्लेन करती है कि नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में रिजनेबल कंपनसेशन देना पड़ेगा जो कि एक्सीड नहीं करेगा, है ना, एक्सीड नहीं करेगा जितना अमाउंट स्टिपुलेट किया गया उससे। ठीक है, स्टिपुलेट मतलब होता है तय करना। अब यहाँ पे देखो आपका अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज, तो अगर कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है दैट मीन्स कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सेक्शन 2H में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब यहाँ पे देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज, तो देखो हर प्रॉमिस एंड ऐसे हर सेट ऑफ प्रॉमिस को जो कि कंसिडरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। तो एग्रीमेंट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2E में। आपने देखा सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड एग्रीमेंट क्या सिग्निफाई करता है, वाइड एग्रीमेंट देखो इसमें क्या सिग्निफाई कर रहा है, वाइड एग्रीमेंट यही सिग्निफाई कर रहा है ना कि लीगली अनइन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट को ही हम वाइड एग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड एब इनिशियो, शुरू से ही हो जाएगा। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ गिव्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना।
अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल कराया जा सकता है, ऐसे ही एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 2H में ये बात मेंशन्ड है। अब यहाँ पे देखो, एन एग्रीमेंट ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन सेक्शन 15 में दे रखा है। तो देखो ऐसे एग्रीमेंट जो कोअर्शन मतलब होता है फोर्स का यूज करके, है ना, मारपीट करके, ऐसा कुछ करके अगर किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को आप फर्दर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वाइडेबल करा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कोअर्शन द्वारा पाए गए वो वाइडेबल होते हैं अगर आपने प्रूव कर दिया तो। अब देखो यहाँ पे एन एग्रीमेंट शैल बी वाइड ऑन अकाउंट ऑफ, तो कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टी, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 20 में दे रखा है, यहाँ पे सेक्शन 20 में दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा, क्यों, अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट करते हो बाई बोथ पार्टी। दैट मीन्स कि देखो सेक्शन 20 में 20-20 खेल रहे हैं साले, दोनों मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा जहाँ पे दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड हो जाता है, ठीक है, जब इवेंट हमारा इम्पॉसिबल हो जाए। तो वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वाइडेबल हो जाते हैं। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कहाँ है, सेक्शन 31 में। सो दैट्स फॉर टुडे। आगे हम और सभी क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू।